अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पंजाब के अंदर इस वक्त दरियाओं के अंदर जो तूफ़ानी है, सैलाब आया हुआ है और मुख्तलिफ जो दरिया हैं उसके हवाले से सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो इस वक्त ज़ेर-ए-आब है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी सरकारी टीमें हैं, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानों को जो है वो बचाया जा सके। रेस्क्यू सर्विसेज जो हैं वो पूरी तरह एक्टिवेटेड हैं। बड़ी मेहनत के साथ जो है वो इस वक्त काम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्रिटिसिज्म जो है, ज़ाहिर बात है, जो अपोजिशन है उसकी जानिब से क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि शायद इससे भी बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी, इससे भी बेहतर काम किया जा सकता था। क्या हम लोग पहले से क्यों तैयार नहीं थे? ये क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा जो पिछले दिनों जापान के दौरे पे थी, पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं। आज खुद उन्होंने दरिया रावी का उन्होंने जो है वो टूर भी किया, कश्ती में बैठ के। ये वीडियोस भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके ऊपर भी लोगों की दो राय है। एक राय ये है कि बड़ा प्रोएक्टिव उन्होंने किरदार अदा किया और ख़ुद अपनी टीम के साथ जो है दरिया रावी में गई। लेकिन क्रिटिसिज्म इस बात के ऊपर भी हो रहा है कि क्या इसकी ज़रूरत थी? क्या इस तरह दरिया में बैठ के जाके सैलाब की मॉनिटरिंग इस तरह की जाती है, या एक्चुअली एरियल जो इसकी व्यूइंग होती है वहाँ से आप मॉनिटर करते हैं? क्या इस सारी चीज़ की ज़रूरत भी थी या नहीं? बहरहाल मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। जहाँ तक सैलाब की सूरत हाल है, वहीं पे पाकिस्तान का जो सियासी मैदान है वो भी, यहाँ पे तो वो एक ऐसा सैलाब है जो शायद थमने का नाम ही नहीं रहता। ये सैलाब जो है वो अभी आया है, लेकिन चंद दिनों में इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे जब ये सैलाब जो है, पानी का रेला आगे चला जाएगा और अल्टीमेटली समंदर की रुख जो है इसकी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी मैदान है, इसका सैलाब कभी भी थमने का नाम नहीं लेता। नई से नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब एक नई स्ट्रैटेजी का आगाज़ कर दिया है और वो है इस्तीफ़ों का। पिछले 24 घंटे में मुख्तलिफ इस्तीफ़े कायमा कमेटियों से जो है वो आ रहे हैं और हमारे पास कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो गेस्ट मौजूद थे, शौकत बसरा साहब, उन्होंने कहा ये हमारी पहली स्टेज है। इस स्टेज के बाद अगली स्टेज जो है वो हो सकता है कि असेंबलियों से इस्तीफ़े देने का सिलसिला भी हम शुरू कर दें। तो यानी जो सैलाब का खतरा है उसका एक बड़ा रेला हो सकता है कि आने वाले दिनों में सियासत के मैदान के अंदर भी आए। तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। आज 4 सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमें स्टूडियो के अंदर ज्वाइन किया है मुनीफ फारूक साहब ने। मुनीफ साहब बहुत शुक्रिया, तशरीफ लेकर आए। हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, अतर काजमी साहब और अलीना शिगरी साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुनीफ साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा फ्लड रिलेटेड। अब तक की जो सूरत हाल है, मुतमईन हैं आप? जो जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो एक्ट कर रही है, जिस तरह भी उन्होंने इंतजाम किए हैं, आप मुतमईन हैं या गैर मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, कुछ चीज़ों के अगर हम देखें, अगर हम इसको बहुत टेक्निकल साइड पे तो शायद कमेंट ना कर पाऊँ, लेकिन अगर 2-3 सवाल हैं, अगर तो इसको एंटिसिपेट किया जा रहा था तो फिर देखना यह है कि जो आपका पीडीएमए है, क्या उनकी तैयारी ठीक थी? ठीक। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि नहीं, जैसे मैं सुन रहा था तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, वो तनकीद कर रहे हैं कि नहीं जी, इनको पहले पता था लेकिन ये फिर भी जापान चले गए, जो कि इसकी कोई एविडेंस तो ऐसी नहीं है। ये ज़रूर था कि एक और स्पेल आ सकता है बारिशों वगैरह का, लेकिन जो इस तरह का सैलाबी रेला है या जो इस तरह से हालात ख़राब हुए हैं, इसकी तो शायद मुझे नहीं पता एंटिसिपेशन कोई कर थी या नहीं थी। बट एटलीस्ट आपका सिस्टम ओवरऑल एक्सपोज तो हुआ है और आपको ये भी पता लगा है कि आप कहाँ कहाँ आप की कमियां हैं जो आप दूर कर सकते हैं। बहरहाल जब इस तरह की या इस नेचर का सैलाब आता है तो हमें कमेंट करते हुए भी ज़रा मैं समझता हूँ एहतियात करनी चाहिए और हुकूमतों को एक्ट करते हुए भी सोचना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए नहीं होती। आपको जेन्युइनली लोगों की मदद भी करनी चाहिए। हाँ। और वो उसके लिए जो प्रैक्टिकल काम है आप वो कीजिए। सिर्फ अच्छी प्रेस बनाने के लिए या फोटो सेशंस, हाँ, फोटो सेशंस के लिए ना करें, बल्कि एक्चुअली कुछ लोगों के लिए करें। जो कि मैं समझता हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगा कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब अपने हल्के में गए, लोगों तक रीच आउट करें, बहुत अच्छी बात है। एहसन इकबाल साहब, उनके बेटे अहमद इकबाल साहब, हाँ। नजर आ रहा है कि वो लोग वहां पर गए और वो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये दिस इज द बेस्ट सर्विस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर लोग मुश्किल में हैं तो आप उनकी मदद करें। लेकिन आपके जो फ्लॉज हैं ओवरऑल आपकी स्ट्रक्चरिंग के अंदर, कि अगर आपके रिवर बेड के साथ कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी है, वो कसूर रूडा का है, आपने भी उसे डिस्कस किया, हम सब ने उसको किया, किसने किया, ये किसने किस वक्त में ये अलाउ किया कि आप दरिया को सुकड़, उसका जो रास्ता है उसको सुकेड़ दें, उसको नैरो कर दें, तो ये किसने कहाँ किया? मेरे ख्याल में वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ठीक। ये शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय सर? सेम क्वेश्चन। अभी तक की जो परफॉर्मेंस रही है इंतजामिया की, हुकूमत की, मुतमईन है आप?
मंसूर साहब, अगर हम कहते हैं कि रेस्क्यू कर लिया, रिलीफ प्रोवाइड कर दिया, रिहेबिलिटेट कर दिया, इसको अगर कामयाबी आप कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हर सैलाब में सैकड़ों जानें गंवानी है, माल मवेशी का नुकसान पूरा करना है, फसलें तबाह होनी है, लोगों का घर बेघर होना है, और हम इसको नॉर्मल कहें तो बिल्कुल ये फिर अचीवमेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से तो हमने कोई काम नहीं किया है। क्लाइमेट चेंज अब एक रियलिटी है, जिस तरीके से हमें हिट किया है, वी हैड प्लान नथिंग। और आज एहसन इकबाल साहब का जब मैंने स्टेटमेंट सुना तो वो अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के आज ये हालात क्यों हैं, और इंडिया जितना आगे बढ़ चुका है उनके हालात ये क्यों हैं। क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने आज वो ब्रीफ कर रहे थे, वजीर आजम और वजीर आला वहां पर बैठी हुई थी, उनको कहा जा रहा था कि इंडिया ने रावी पे डैम बनाया, वो हमारी तरफ पानी पे डाइवर्ट करते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे वाटर स्पर्स बनाए हुए हैं, उन्होंने बड़े मजबूत स्ट्रक्चर के बंद बनाए हुए हैं। हमें ये काम करने की जरूरत है ताकि हम भी सैलाब से बचाव कर सकें। अब इमेजिन करें, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई है। 25 साल पहले रंजीत सागर डैम जो है रावी पे बनाया था इंडिया ने। उस वक्त हमारे साउथ एशिया में तो क्लाइमेट चेंज का नाम भी कोई नहीं लेता था। ठीक है, शायद 90s में अमेरिका और बर्तानिया में ये बातें होती हो, हमारे मुल्क में नहीं होती थी। बट इंडिया ने प्लान किया हुआ था कि उन्होंने क्या करना है। हम जब ये बात करते हैं ना, और हमारे वुज़रा ये बैठ के बात करते हैं कि नहीं हमें ये करने की जरूरत है, मतलब आपने ये तो पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा होगा ना, क्लास 9 में, इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, आपके रिवर को आपने कैसे महफूज बनाना है, इलाकों को कैसे महफूज बनाना है, नोइंग के पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम में है। तो हमने क्या तैयारी की हुई थी? हमारी इनकॉम्पिटेंस है, हमारा कोई विजन नहीं है। और ये एक हुकूमत की बात नहीं है, तसलसल से जितनी सियासी हुकूमतें आई हैं या जितने डिक्टेटर्स आए हो, उन्होंने कोई प्लान नहीं किया। आज पंजाब के गवर्नर उठ के कहते हैं कि डैम बनाया जाए। उनसे पूछे ना कहां बनाए डैम। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो तो कनाल नहीं बनाने देती, आप डैम की बात कर रहे हैं। कालाबाग चले इशू था कंट्रोवर्शियल, लेकिन दामियर बादशाह डैम 98 में संगे बुनियाद रखी थी, 2019 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। मोहम्मद डैम, इन पे तो इत्तेफाक है ना, उसका सालों पहले जो है संगे बुनियाद रखी गई थी, अब उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और पता नहीं अगले 5-6 साल में पूरी होती है या नहीं होती, जिस तरीके से हम फंड दे रहे हैं। तो हमारा काम क्या होता है? अब हम किस चीज पे सुभान अल्लाह करके बैठे हुए हैं कि हमने रेस्क्यू कर लिया, रिलीफ कर लिया और रिहेबिलिटेट कर लिया। अब जाहिर सी बात है, जब ये काम करेंगे इसमें जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा, बट वी आर ओके विद दैट। मेरे ख्याल से इस वक्त हमारी कोई इंटीग्रेटेड कोहेसिव पॉलिसी नहीं है, and we are heading towards disaster because जब सैलाब आएगा बड़े पैमाने पे तबाही होगी हमारी। एक जुमला मंसूर भाई, कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात की ना, हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। 2022 में सैलाब आया, हम गए दुनिया भर से पैसा मांगने, एक अचीवमेंट के तौर पे हमने बताया कि $11 बिलियन के प्लेजेस आए। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि बदकिस्मती से हम कोई क्रेडिबल मंसूबे उनको नहीं दे सके, लिहाजा वो $11 बिलियन के प्लेजेस हम इस्तेमाल ही नहीं कर सके, वो जाया हो गए प्लेजेस, क्योंकि हम कोई मंसूबा ही नहीं पिच कर सके। नाउ इमेजिन दिस इनकॉम्पिटेंसी, जब हमें पता है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने वाला पाकिस्तान पहला मुल्क है और तबाही ऑलरेडी हो चुकी है, हम मंसूबा नहीं पिच कर सकते कि हम अपने आप को महफूज बनाने के लिए ये मंसूबा है, इसके लिए पैसे प्रोवाइड करो, पैसे जाया हो जाते हैं। अतर काज़मी साहब, आपकी राय सर क्या है? ये दोनों हमारे मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? देखिए, दोनों बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं दोनों की जानिब से। ऑब्वियसली हर साल ये चीज होती है, कोई पहली दफा नहीं हो रहा, लेकिन क्या हमारी तैयारी होती है? तैयारी नहीं होती। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हमने देखा, उसकी सूरत हाल भी हमारे सामने। अभी तो ये पंजाब है, अब ये पानी का रेला आगे सिंध की तरफ जाएगा, और सिंध में पहले भी सैलाब आया था और क्या सूरत हाल हुई थी, उसको इस दफा रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो सारी तवानाइयां हैं, वो लगता है ऐसे है कि जाती तशहीर के ऊपर, सियासी मामलात के ऊपर, एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर आपको चीजें ज्यादा नजर आती हैं। जिस तरह आपने रूडा का जिक्र किया, रूडा एक बड़ी, आपको पता है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इमरान खान साहब का दौर के अंदर बताया गया कि जी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और इसकी मंजूरी दी गई। लेकिन अभी मरियम बीबी का जो जापान का दौरा था, उस दौरे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था एजेंडा के ऊपर, वो रूडा था कि योकोहामा और रूडा के दरमियान कैसे तावन होगा और कैसे दोनों मिलकर काम करेंगे। तो रूडा तो किसी ने डिश तो नहीं किया, रूडा तो अभी भी कार्ड्स के ऊपर है, लेकिन वो रावी का जो कैपेसिटी बढ़ानी थी, उसके लिए अब तक क्या काम हुआ है? पंजाब की हुकूमतों ने कितना काम किया? वहां पे कहा जा रहा था 2020 में हमें बताया गया था कि 6 लाख क्यूसेक पानी तक जो है यहाँ से गुजर सकता है। अभी तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाए तो खुदा न खास्ता यहाँ पे क़यामत आ जाती है। तो वो बातें हम देख रहे हैं, मंसूबे ऑन पेपर हम देख रहे हैं, तैयारी हम
ऑन पेपर देख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो जमीन के ऊपर हुकूमतों ने काम करना होता है वो किसी भी हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर उस तरह काम नहीं किया। अलीना साहिबा, मैं जो अब तक क्रक्स निकाल सका हूं इस गुफ्तगू का वो ये है कि आनिया जानिया जिसे पंजाबी में कहते हैं, आनिया जानिया बहुत ज्यादा है, लेकिन कागजों के जो है वो पेट भी भरे जा रहे हैं, फाइलों के पेट भरे जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं है। आप यही समझती हैं या आपकी राय कुछ मुख्तलिफ होगी? नहीं, एब्सोल्युटली। आज हमें हुक्मरान बता रहे हैं कि ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड वेदर पैटर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं, और अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस आज इस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस इस तरह की नहीं होती तो लॉसेस का क्वांटम कहीं ज़्यादा होता, नुकसानात कहीं ज़्यादा होते, और ये गफलत से कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। माजरत के साथ मतलब मंजूर, हर साल हमें सामना इसी किस्म की सिचुएशन का करना पड़ रहा है, और अब ये बहुत एग्रेसिवली हमें अब मतलब वो क्लाइमेट चेंज तो हम भुगत ही रहे हैं, लेकिन ये अब जो क्लाइमेट डिजास्टर है जो कि मैन मेड है, जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ये हमारी वजह से और गफलत ही की वजह से, अनप्रिपेयर्डनेस की ही वजह से हमें ये क्लाइमेट डिजास्टर नजर आ रहा है जिससे हम दो चार हैं। हम हर साल यही सैलाब की सूरत हाल के बाद हम ये डिबेट में देख रहे होते हैं कि जी डैम्स बनाने हैं, आज भी हमें यही कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, कैपेसिटी बढ़ानी है, स्टोरेज बढ़ानी है, वाटर मैनेजमेंट का कोई हाल नहीं, इतना पानी जो है वो हर साल हमें पता है कि भारत जो है वो पानी छोड़ेगा, और जिस किस्म की हमें सूरत हाल नजर आई, जो ग्लेशियर हमें आउटबर्स्ट नज़र आए, जो हमें जो क्लाउड बर्स्ट नज़र आए, जिस किस्म की सूरत हाल हमें जीबी खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई दी, पंजाब में सूरत हाल फ़र्क थी। और जो एहसन इकबाल बार बार जिस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे थे, वहाँ से फ्लड अलर्ट्स जो है वो जारी किए जा रहे थे, शेयर की जा रही थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। हम आपको पता है कि हमारी बाकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, चंद दिन की बातें हैं ये सारी, और फिर हम आज एक अच्छी चीज़ जो मरियम नवाज साहिबा ने कही वो ये थी कि उनको अगले साल का प्लान चाहिए। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक साहब 2026 के मानसून सीजन के हवाले से हमें बता रहे, पहले से खबरदार कर रहे हैं कि वो 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाएगा और 2 हफ्ते बाद खत्म होगा, यानी कि वो इंतहाई शदीद भी होगा और बहुत लंबा एक एक्सटेंसिव हमें बताया जा रहा है कि मानसून सीजन होगा। उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करें, मौसमियाती जो माहौलियाती एक्सपर्ट्स हैं हमारे मुल्क में वो बार बार इस बात की जो है इस बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं, हैमरिंग हो रही है कॉन्स्टेंटली। वो खुद कह रहे हैं कि हम बोर हो गए ये बातें कर करके कि हमारे पास ना फोरकास्ट सिस्टम्स जो है, वार्निंग सिस्टम्स इन प्लेस हैं, ना हम इन्वेस्टेड हैं इन तमाम चीज़ों पे। सो इसी किस्म की सिचुएशन से हम 2-4 अनफॉर्चुनेटली एवरी ईयर होंगे। 2010-2011 शुड हैव बीन एन आई ओपनर फॉर अस। उसके बाद हम कितने वल्नरेबल थे, हमें उस बात को असेस करते हुए, गेज करते हुए हमें कुछ काम करने की जरूरत थी। हम फंड्स तो उस पर जो प्लेजर्स हैं उसको बहुत बोस्ट करते आके, लेकिन वो किधर इस्तेमाल हो रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, वो सारी हुकूमतों पर ये सवाल आयद होगा और इसी किस्म के हमें लॉसेस का सामना अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। मैं अब जरा अगले टॉपिक की तरफ जाना चाहूँगा। मुनीब साहब, एक सैलाब जो आजकल हम सियासत के अंदर भी देख रहे हैं और वो सैलाब है रेजिग्नेशंस का, जिसका सिलसिला शुरू हो गया है पिछले 24 घंटे में, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे रही है। चंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अफराद ये कह रहे हैं कि ये अभी पहला मरहला है, आगे ये शिद्दत इसमें आती जाएगी। क्या समझते हैं इससे, ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है इस्तीफों का, एक बहुत बड़ा बहरान भी पैदा हो सकता है आने वाले महीनों में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मंसूर साहब के कोई बहरान इससे पैदा होगा, क्योंकि इस सब के लिए तो इस पूरे जो निज़ाम बना हुआ है इसने ख़ुद को ब्रेस किया हुआ है, और कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, और आई थिंक ये ऑलरेडी ले आउट किया हुआ है कि जब अगर लेट्स से कोई एन ब्लॉक रेजिग्नेशंस आते हैं या कुछ ऐसे होता है तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, जो चीज़ आज करने में एक कंसेंसस की ज़रूरत है, या कोई कानून पास करना है या तरमीम करनी है, ओवरऑल कोशिश तो हर वक्त होगी कि कंसेंसस से ही हो, तो ये तो हुकूमती हाथ और मजबूत करने वाली बात है। देखिए, किसी के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉरल डिबेट बड़ी अच्छी हो सकती है कि जी अपोजिशन का बड़ा रोल है, कमेटीज़ के अंदर ना होंगी तो एक अच्छी इनपुट से डिप्राइव हो जाएगी कमेटी, लॉ मेकिंग, यू नो ऑल दैट गुड, मतलब एक अच्छा फैशनेबल टॉपिक तो है ये डिस्कशन के लिए, बट प्रैक्टिकल बात ये है कि हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस तरह वो चला रहे हैं, जो जिस तरह चल रहा है, नहीं क्रेडिबिलिटी के हवाले से देखिए, क्रेडिबिलिटी आप कमेटीज बन रही हैं उसमें ऑपोजिशन ही नहीं बैठी। देखिए, बात ये है मंसूर साहब, ये जो आज हुकूमत है या जो निज़ाम है, चले मैं हुकूमत की बात करता हूँ, इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर तो डे 1 से इशू है ना। अगेन जिस तरह बात होती है कि जी ये क्या कोई एक्टिव डेमोक्रेसी है, नाम की है, क्या एक्चुअली है, क्या ये जो हाइब्रिड निज़ाम है जिसकी अब तौसीफ़ी कलमात उसके बारे में कहे जाते हैं, क्या उसका कोई आइनी या कानूनी ढांचा है? दी आंसर इज़ नो। ठीक,
तो वो बातें तो अपनी जगह, उस पर जरूर बात भी होगी, पेपर्स में लिखे जा सकते हैं, आर्टिकल्स भी बड़े अच्छे लिखे जा सकते हैं, लाइक अच्छी गुड मटेरियल, बट फर्क किसी को कोई नहीं पड़ता, फर्क कोई नहीं पड़ता। सो अगर ये इस्तीफे आ भी जाएंगे तो वो कहेंगे जी सो बी इट, कोई फर्क नहीं। शहजाद साहब, ये रूटीन का मैटर हो गया सर, वो कह रहे हैं निजाम ने अपने आप को इस तरह ढाल लिया हुआ है, वो प्रिपेयर हो चुका है इन चीजों से कि इधर क्या और दे दें इस्तीफे, डजंट मैटर, निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए ना, ये क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी के सवाल वहां पे उठते हैं जहां पे कोई मोरालिटी या मॉरल आर्गुमेंट रह जाता हो। यहाँ तो आपका मॉरल कंपस ही तबाह हो गया है, तो किसको मेजर करेंगे आप? तो यहाँ पे तो ये मेरे ख्याल से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचता, और इसीलिए मेरा खुद तहरीक इंसाफ वालों से भी सवाल होता है, जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था कि हम कमेटियों से इस्तीफा दे देंगे या हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम नहीं समझते जो फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं वो दुरुस्त है, तो हम उनको क्यों लेजिटिमाइज करें? तो मेरा उनसे यही सवाल होता था, इससे कोई आप दबाव नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो इखलाकियात या कोई इस वक्त एक प्रॉपर सिस्टम तो है ही नहीं, तो उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया में अगर आप जाके बताएंगे कि देखें पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन माजरत में आपकी बात काटूंगा, ये किसको, ये हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा? आपको पड़ेगा, आपको पड़ेगा, मतलब हम लोगों को पड़ेगा। बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग न्यूट्रल जर्नलिस्ट, अगर एक मुल्क की डेमोक्रेसी के अंदर ये हो रहा है, क्या हम लोगों को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि यार हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी इस तरह चल रही है? क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल 100% पड़ता है। अगर हमने एक जमहूरी निजाम में रहना है, हाँ, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। और इसीलिए एक्टिव डेमोक्रेसी तो उसी वक्त होगी जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट में हो, ऑपोजिशन कमिटीज में हो और एक मौकिफ उनका आता रहे। इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि जब मैं ये आर्ग्यू करता हूं किसी पीटीआई वाले से, मैं ये कहता हूं एटलीस्ट अगर आप ये इलेक्शंस लड़ते तो शायद आप अपनी जो बात करने चाहते हैं उसका आपको मौका मिलता। अभी तो आप कहते हैं ना आप रैलीज कर सकते हैं, ना आप पॉलिटिकल कैंपेन कर सकते हैं, तो इलेक्शन का माहौल ऐसा होता है जिसमें शायद पकड़ दकड़ मुश्किल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम इस सिस्टम को लेजिटिमेसी क्यों प्रोवाइड करें? हम ये जो सजाएं हो रही हैं जिन लोगों को, चाहे इसमें उमर अयूब हो, शिबली फराज हो, उसकी जगह कोई ऑल्टरनेट खड़ा करके इन फैसलों को क्यों लेजिटिमेट करें? लेकिन असर इन चीजों का उस वक्त होता है जैसे अगर आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान को, दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए इतनी नाइंसाफी है कि इतनी बड़ी जमात जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, बट नोबडी केयर्स एट द मोमेंट, क्योंकि एज आई सेड यहाँ पे मोरालिटी तो खत्म ही हो गई है, जो सिस्टम है सबको पता है, तो उसमें फिर ये मैटर नहीं करता लोगों। अतर साहब, मैं अतर भाई से मादद के साथ, इन निज़ाम को लेजिटिमेसी या इसका हिस्सा होना, वो एक उसकी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म तो आपके पास गंडापुर साहब की सूरत में मौजूद है ना। अच्छा, अब बात ये है ना, ठीक है पूरे 47 है या 47.25 फॉर्म है, वो तो चले उसकी जो हालात थे वो हमारे सामने मामलात थे, लेकिन गंडापुर साहब की हुकूमत और उसकी वो कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म, गंडापुर साहब की आनियाँ जानियाँ, गंडापुर साहब की हाजिरियाँ कोर हेडक्वार्टर पेशावर में, तो वो तो ऑलरेडी एक लेजिटिमेसी आपने दे दी इस निजाम को। मैं से एक बेहतर मिसाल दूं? जी 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 प्लीज। हमाद अजहर साहब का भी ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद साहब की सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो इसको फॉर्म 47 की पार्लियामेंट तस्वीर करते हैं, इसको लेजिटिमेट पार्लियामेंट नहीं तस्वीर करते। आगे वो लिखते हैं, मैं तो नहीं लड़ूंगा, अलबत्ता मेरा कजन लड़ेगा। यानी कि उनके मॉरल्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि क्योंकि शायद मेरे कजन के ये मैटर नहीं करता, ये मॉरल्स और प्रिंसिपल्स, तो वो लड़ लेगा। और उनके वालिद साहब मरहूम, वो भी उसी सीट पे एमएनए। अच्छा साहब, उनकी जवाब कोई और हो सकता है इलेक्शन ना लड़ने का, उनका हक है, वो चाहे तो ना लड़े, उनका राइट है, लेकिन जवाब तो सही पेश करें। अतर काज़मी साहब, ये क्या ये वो हमारे सीनियर हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है कि एक जगह जो है वो आपने हलफ भी उठाए, कौमी असम्बली की सीटों पे भी आए, सूबाई के अंदर भी आए, पंजाब में भी मौजूद हैं, केपी में गवर्नर भी बनाते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी निज़ाम को लेजिटिमेसी नहीं देनी, इसलिए कायमा कमेटियों से हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये लॉजिक बनती है आपकी नज़र में या नहीं बनती? देखिए, बुनियादी चीज है कि क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मेरी नजर में फर्क यकीनन पड़ता है। अच्छा, मंसूर साहब देखें, पाकिस्तान में 4 सहाफ़ी या 10 दानिश्वर या 300 एमएनएज पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये 25 करोड़ का मुल्क है और 25 करोड़ आवाम देख रही है। कुछ भी आप इस्तेमाल करें, चाहे आप अपनी गुडविल इस्तेमाल करें, पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करें, दूसरी पावर इस्तेमाल करें, वो एज ए ईंधन इस्तेमाल होती है। और आप आइन करके उसको भी इस्तेमाल करते रहें तो वो भी ईंधन बर्न हो रहा होता है, और एक लिमिट आती है कि जहां पे आके उसमें आपको फिर मसाइल होते हैं। अगर आज हम 78 साल बाद इस पोजीशन में हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जहां पे मुल्क के वुज़रा आके कहते हैं कि जी हाइब्रिड निज़ाम आइडियल निज़ाम है और हम निज़ाम को यहाँ पे लेके आ गए हैं, तो इसको फिर नौजवान नहीं मानता। फिर यही वजह है कि आपको एक मुल्क के अंदर, अतर साहब, ये जो नौजवान है जो इस हाइब्रिड निज़ाम को नहीं मानता, यही नौजवान 2018 में मानता था या नहीं मानता था? जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मसला ये है कि मैं जो मुझे पता नहीं लगा आप उस तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे।
नहीं, मैं उसी तरफ आऊंगा। अगर मैं इधर उधर हो गया, आपने प्लीज मुझे लेके मैं आना, वापस लेकर ठीक है? आऊंगा। मैं ये आपकी जिम्मेदारी। नहीं तो काले रंग की गाड़ी दिखा देनी है अतर भाई को। हाँ, go ahead, go ahead, नहीं go नहीं, मुनीम साहब भी जिम्मेदार आदमी है, इसी प्रोग्राम में बैठे हुए। ये आप दोनों ने खींच के मुझे 2018 अच्छा, मैं आपको में मजे की लेके बात आना, बताऊं, ये अतर भाई Please. आपको मजे की, ये सामने बैठे हुए हैं, मैं मुनीब आपको शर्त बिल्कुल लगा के की तरफ जाने नहीं एक देंगे। बात शेयर करना चाहूंगा, शर्त लगा, इनसे पूछे ये काली गाड़ी के जी, अंदर ही जी। मेरे दफ्तर आए हैं, बाहर काली गाड़ी खड़ी हुई। ये पूछ रहे हैं आप इनसे। नहीं, गाड़ी तो काली हो, पीली हो, अदर नीली हो, साहब को उससे क्या डर नहीं फर्क होना पड़ता है? चाहिए, बिला खौफ बात करें। नहीं, अब ये अलीना इनको देखें, ये अब इसके बाद मुझसे ये तजिया मांग रहे हैं। ठीक है, इधर तो अब मैंने कहा आपको मुनीब बचा लेंगे। नहीं, मैं इसके अतर बाद तो भाई फिर माफी भाई जब बनती है। वापस आएंगे ना घूम के, तो मैं उन्हें जरूर हमदर्दी कॉल करूंगा। और जिस गाड़ी में ये आते हैं ना, वो डाला नहीं, वो सुपर डाला है। सुपर डॉलर, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं अर्ज कर रहा था ये कि यही हमने तो नहीं पूरी देते कौम पिक एंड को ड्रॉप साथ सर्विस। लेके जी जी चले। अतर भाई। अब ये शहजाद भाई ने भी बीच में हिस्सा डाल दिया। ठीक है। नहीं अतर भाई, आप तो, बात कंप्लीट करें, आपकी जबाबंदी हो रही है, ये मुझे काबिल कबूल नहीं है, आप बात करें अपनी। नहीं, ये तो जुबानबंदी से बात आगे निकल गई है, पर एनीवे मैं आता हूँ जरा आगे। जी। अच्छा, मैं जो अर्ज कर रहा था कि देखिए, फर्क पड़ता है, क्योंकि ये 25 करोड़ का मुल्क है। अब अवाम यहाँ पे देख रही है कि क्या हो रहा है, किस तरह चीजों को ले जाया जा रहा है। क्यों आपको मुल्क के अंदर इस तरह की कैफियत नजर आती है? माजी के अंदर भी आप बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। आप सोहरवर्दी साहब के दौर से शुरू कर सकते हैं, इमरान खान साहब के दौर की बात कर सकते हैं, 18 की बात कर सकते हैं, आज की बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ तब्दील हुआ है। देखिए ना, आज जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि यार यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा, वहां पे इंसाफ नहीं हो रहा, और इसी वजह से फिर वो जो आपकी रूटीन की पॉलिटिक्स है, या जिसको आप रवायती पॉलिटिक्स कहते हैं, उसका जनाजा क्यों निकला? कोई मुझसे एग्री करे या ना एग्री करे, 2024 का जो इलेक्शन था वो आपकी रवायती सियासत की आखिरी रसूमात थी। आखिरी अगर आपने अभी भी उसके ऊपर जायजा नहीं लिया तो आगे इसके कुल भी वो पढ़ा देंगे। ठीक है। इसका 40वां भी हो जाएगा। अली- अगर सियासतदानों ने होश के नाखून नहीं लिए तो फर्क पड़ता है। अलीना शिगरी साहब, होश के नाखून लिए जाएंगे आपकी नजर में, या फर्क पड़ेगा या नहीं? क्योंकि अतर साहब की राय जरा दीगर हमारे दो पैनलिस्ट से मुख्तलिफ है, आपकी क्या राय है? देखिए जी, फ़र्क तो पड़ता है। जो अनासिर और जो ज़राए बता रहे हैं कि ऐसे अनासिर हैं जो कि चाहते हैं कि इस बाई इलेक्शंस का पीटीआई बॉयकॉट ना करे। अब आखिरी दम तक जो है वो जोर लगाया जाएगा कि ऑल्दो इमरान खान साहब का फैसला सामने आ चुका है, लेकिन बाई इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करवाना अपोजिशन को वो एक लेजिटिमेसी दरकार है इस मौजूदा निज़ाम को, जिसको इमरान खान साहब नहीं देना चाह रहे, उसको एंडोर्स नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इसी पार्लियामान के अंदर रह के वो देख रहे हैं कि उनकी पार्टी को ना कोई स्पेस मिली। और आइडियली जो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि बिलीव करता है इस बात पे कि पार्लियामेंट के अंदर रह के अगर वो लड़ाई लड़ी जाती, जो कि लड़ भी रहे थे ये, तो उसमें उनको एक वो प्रोटेक्शन या उनको वो प्रिविलेज हासिल होना चाहिए था, जो कि नहीं नजर आया। इसी पार्लियामान में आपके सामने है लोगों की, अरकान असेंबली की एब्डक्शंस का मामला भी सामने आया। आज तक वो तहकीकात भी मंजर आम पर कभी उसके रिपोर्ट जो है वो नहीं नजर आई, जो कि अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से वो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। बट आज मेरे लिए हैरान कौन बात ये भी है, हैरान कौन नहीं, अगेन शेख वकास अकरम साहब ने जो कहा कि हमारे मुल्क में जो डिस्क्वालिफिकेशंस पहले हामिद रजा साहब, साहिबजादा हामिद रजा साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे, सरबराही कर रहे थे, उनको इजलास तक बुलाने की इजाजत नहीं थी। एजेंडा वो निकालते थे वो कैंसिल कर दिया जाता था, यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के जो ह्यूमन राइट्स के जो सेक्रेटरी थे वो तक हाथ जोड़ के कह रहे थे कि जी मुझे ट्रांसफर मेरा होने दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस किस्म के हालात हैं जहाँ पर स्पेस ना पार्लियामेंट के अंदर दी जा रही, ना पार्लियामेंट के बाहर दी जा रही, और नेचुरली अब मूड यही नजर आ रहा है कि ये सड़कों पे निकलेंगे और एक प्रेशर एक जो बिल्डअप करने के लिए वो जो एक तवाना आवाज के साथ एक मजीद एक ताकत, एक कुव्वत बन के वो चाहते हैं इमरान खान साहब। एंड लाइक आई सेड कि पहले भी कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी को भी, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपनी पार्टी को वो अपनी पिच पे, अपने उस पेस पर लेकर आना चाहते हैं, अपने मोड पे लेकर आना चाहते हैं, जो कि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज अगरचे ज़रूर है, जो कि उन्होंने अपनी पार्टी को जिस तरह से हिदायत दी है। अभी भी आज भी कुछ खबरें यही गर्म थी कि पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस बहुत हैं इमरान खान के हालिया फैसलों के हवाले से, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की भी फिर बात जरूर उसका जिक्र करते चले, जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो 14 साल वो कह रहे हैं कि जी पूरे करेंगे। सो अल्टीमेटली 14 साल इमरान खान तो शायद तैयार होंगे जेल के अंदर रहने में मंसूर, लेकिन इस सिस्टम को वो क्रेडिबिलिटी नहीं मिल सकेगी। लाइक शहजाद सेड, आई फुली एंडोर्स, आई फुली सेकंड हिम व्हेन ही सेज कि डेमोक्रेसी में आपकी ऑपोजिशन की एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क को हम सिविलाइज्ड एक माशरा
ऑब्वियसली नहीं तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन सियासत में ऑपोजिशन को इतनी स्पेस तो होनी चाहिए जहां पर वो खुल के सियासत करे, वो सवाल करे। और फिर हम भी मंसूर, जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमें फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम मीडिया कर्व्स भी हम उस पर आवाज नहीं उठाते क्या? हमें मीडिया के कतगनियों का सामने हम उस पर आवाज उठाते हैं, हम आइन की वायलेशंस पे आवाज उठाते हैं, हम कोर्ट्स के ऑर्डर को फ्लाउट होने पे आवाज उठाते हैं। अलीना साहबा, मेरी नजर में आप लोगों से सवाल करने का मकसद ये था, जब मैंने पहले पूछा था शहजाद साहब से कि हमें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, वो इसलिए मैं पूछ रहा था कि मेरे साथ इस वक्त 4 ओपिनियन मेकर्स बैठे हुए हैं, और ऑब्वियसली जब आपके ओपिनियन में आप लोगों को फर्क पड़ेगा, इसका मतलब आपके ओपिनियन में फर्क पड़ेगा। जब आपके ओपिनियन में फर्क पड़ेगा, लोग आपको सुनेंगे, तो उनकी जो जहन साजी है उसमें फर्क पड़ेगा। दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आप लोगों को फर्क पड़ता है। मुनीब साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं एक बात देखिए, अगर आप ये देखें कि हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं बशमूल आपके, हम सारे एक बात पर तो फोकस्ड है ना कि किसी भी जमहूरियत के अंदर अपोजिशन का किरदार होता है, उसका साइज बड़ा हो या कम हो। जी। दूसरी बात ये है कि जब हम ये कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी नहीं पड़ेगा। वैसे तो देखिए, आप किसी भी निज़ाम के अंदर जब आप अपोजिशन को निकाल देते हैं, बाय फोर्स निकाल देते हैं, या उसके साथ ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वो चली जाए या रिड्यूस हो जाए, उसका साइज़ कॉर्नर हो जाए वो, तो उस निज़ाम के ऊपर सवाल तो उठते हैं। अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो इन कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये पार्लियामान से निकलने, कमेटियों से इस्तीफ़ा देना, इलेक्शन का बॉयकॉट करना, क्या ये फैसला हम में से कोई बंदा ऐसा है जो कह रहा है हाँ बिल्कुल ठीक फैसला है? मैं तो नहीं कह रहा, बाकी मेरे दोस्तों का मुझे नहीं पता, कम से कम मैं ये नहीं कह रहा। उन्होंने भी यही कहा। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, जैसे अलीना ने कहा ना कि ये खान साहब लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते इस सिस्टम को। मैं समझता हूँ कि बात लेजिटिमेसी तो चले, वो इस निज़ाम के पास है भी नहीं ना, वो तो पहले दिन से इसके ऊपर सवाल है। इशू ये है कि इमरान खान साहब की जमात, उसकी या तो कोई ये स्टेज आ गई है कि उसकी ज़मानतें ज़ब्त हो रही है, नहीं वो प्रैक्टिकली देखा जाए बाहर तो आज भी मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी जमातों से ज़्यादा आगे नज़र आती है। सो आप बुरे हालात में भी कोई, जैसे शहजाद ने कहा, कोई एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करेंगे ना जहाँ पर आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, बेशक कॉर्नर मीटिंग ही करें, आपका कैंडिडेट बाहर निकलेगा, कोई बाहर निकलेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो भी अलीना जिसका जिक्र कर रही थी 14 साल वाली बात, आपको वाकई ये लगता है कि 14 साल तक ये सिलसिला इसी तरह ही चलेगा? देखिए यार, यहाँ 14 सेकंड का नहीं पता, हमारा बहसियत मुसलमान ईमान तो है ना, हमें नहीं पता व्हाट लाइज इन द फ्यूचर। लेकिन एक बात है, मैं बहुत पहले भी अर्ज किया और मैंने आपको भी ये बात कही थी कि फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, ये जिस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, इसने नज़रें बड़ी दूर गाड़ रखी हैं। नंबर 2 ये कि जब हम नज़रें दूर गाड़ने की बात करते हैं तो फिर हमें यही नज़र आता है कि भाई इमरान खान साहब का तो मामलात ख़राब है। अच्छा। और जब मामलात ख़राब हैं तो वो 2 साल के लिए है, 6 महीने के लिए है, 3 साल के लिए, 1 साल, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी GHQ वाला ट्रायल ऑलमोस्ट वो एंड पे जा रहा है। ठीक। तोशाखाना 2 है, बट वो ठीक है, लेकिन GHQ वाला मामला उधर जा रहा है। ठीक। उसका जो केस रिकॉर्ड है दैट प्रूव्स के लिए उधर अपेरेंटली 13 USBs हैं जिनके अंदर वीडियो डाटा है अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन। ठीक। अब वो ठीक है, फर्ज्ड है, मुझे नहीं पता, कोर्ट हैज़ टू डिसाइड दैट। अगर जो हालात लग रहे हैं और उसमें भी इमरान खान साहब को सज़ा होनी है तो ठीक है, वो चलेगी तो कंकरेंटली चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें उस पर सज़ा हुई भी है। सो 14 तो नहीं, लेकिन मुझे जो मतलब हालात लग रहे हैं, इतनी जल्दी खान साहब का बाहर आना मुमकिन नहीं है। डिफाइन इतनी जल्दी यार, इतनी जल्दी कुड भी साल, इतनी जल्दी कुड भी 3 साल, इतनी जल्दी कुड भी 5 साल। अच्छा, शहजाद साहब आपकी क्या राय है? 14 साल का लग रहा है आपको कि स्पैन रहेगा, या उससे पहले आपकी नजर में कोई खान साहब के लिए आसानियां हो सकती है? प्रेडिक्शन की बात है ऑब्वियसली, इसको कंफर्म अनलेस देयर इज अ बिग चेंज। जी, ये इतना तो कह सकते हैं ना मंसूर, हम एक एजुकेटेड गैस हमारा ये तो है ना कि फौरी तौर पे तो वो नहीं हो रहा। ठीक। अब वो कितना टाइम होगा? मैंने तो देखा है परवेज लाई साहब ने पता नहीं कहा था कितनी मरतबा मुशर्रफ को वर्दी में हम इलेक्ट करवाएंगे। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट के हवाले से कहा गया 10 साल का मंसूबा है कि फैज आर्मी चीफ बनेंगे, वो PTI की हुकूमत को दोबारा लेकर आएंगे। आई मीन, तो ये चीजें तो मेरे ख्याल से जब सियासतदान कहता है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर देख रहे हैं, और जब आप इतना दूर देखते हैं तो करीब की चीजें आपको नजर नहीं आती। इट्स टू डिफिकल्ट टू से कि वो कितना टाइम रहेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये नहीं लगता है। लेकिन एक चीज जो है, जो हम देखें अगर इमरान खान साहब की सियासत, तो उनको जो बाइकॉट है ना बड़ा पसंद है। 2008 में इलेक्शन का बाइकॉट किया, 2014 में असेंबलियों से इस्तीफा देके बाहर आए, वो कबूल नहीं हुए, फिर 9-10 महीने बाद वापसी हुई। 2022-23 में उन्होंने असेंबलियां तोड़ी, परवेज लाई कहते रहे ना तोड़े हमारा नुकसान होगा, उन्होंने तोड़ी, और अब फिर वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का बाइकआउट करो और असेंबलियों का बाइकआउट करो, ये कमेटीज का बाइकआउट करो। तो बाइकआउट उनको पसंद है। मुझे लगता है कि तारीख में हमने देखा है कि कोई ज्यादा फायदा नहीं होता बाइकआउट से, आप स्पेस अपनी लूज करते हैं।
ये बात तो उसमें तो जैसे मुनीब कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं, सबको पता है कि इस वक्त क्या हालात हैं। ठीक। लेकिन अब आपको कोशिश ये करनी है, आप उसमें अपनी सियासी स्पेस निकालें जहां जहां निकलती है। जैसे अभी अलीना कर्ब्स की बात कर रही थी मीडिया में, लेकिन आप भी काली वीगो का इशारा देके बड़ी बातें कर जाते हैं ना, एक तरीका है बात करने का। आप बेशक अतर काजमी में डाल दें ये उसको, मुनीब साहब लेकिन करते हैं आप अक्सर, तरीके इस से किस्म की बात कर बातें लेते हैं। मुनीब साहब जी, करते हैं। क्या चीज? काले जी, वीगो जी, का जी। रेफरेंस तो देके। हाँ। वो ज्यादा इन्होंने रखी भी हुई है ना इस वजह से। इसलिए वो तरीकेकार निकाल लेते हैं। जी मैं वही कह रहा हूं, हमसे ज्यादा ज़हीन है इसलिए वो तरीकेकार निकाल लेते हैं अपना एक मैसेज कन्वे करने जी के हाँ, लिए कि इस जी वक्त हाँ। मुल्क में क्या सूरत हाल है। अच्छा, जब तो ये यही तरीके होते हैं, तो मेरे ख्याल से इस किस्म की एक- बात करते हैं ना, तो पूरे पैनल का स्पेस तज्जिया भी को चेंज लेनी हो चाहिए। जाता है। उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है जब ये इस किस्म की एंगलिंग करते हैं। तो हम लोगों की हिम्मत नहीं अब होती पता नहीं है इनसे कोई हालात, इख्तिलाफ कर जब ये सके। काली वीगो का जिक्र करते, मुनीब साहब जब इसका जिक्र करते हैं, तो पता नहीं हालात हाजरा बता रहे होते हैं या हमें डरा रहे होते हैं। ये मैं उससे पूछूंगा कि क्या और हम इसी कश्मकश में प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। समझ नहीं आती हुआ क्या है। मैं हालात मुस्तकबिल बता रहा हूँ। हालात देखा ना, हालात मुस्तकबिल बता रहे। अतर साहब, आपसे आप भी हालात मुस्तकबिल के हवाले से, खान साहब के हवाले से क्या राय रखते हैं? 14 साल ही लग रहा है या अगले साल 2 साल? क्योंकि हमारे बहुत से यूट्यूबर भाई जो हैं वो तो उनको हर 2-3 महीने के बाद रिहा करवा देते हैं। देखिए, एक तो आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं, मुनीब साहब भी और अब शहजाद साहब भी शुरू हो गए। आप वैसे ही बता दिया करें, मैं एक बोतल खून निकाल के आपको भेज दिया करूंगा। इतना आप इधर यहाँ पे बैठा के जो हमारा खून खुश करते हैं। ठीक। दूसरा देखें, ये तो लाइटर नोट पे है जो बात यहाँ पे हुई वैसे अतर साहब, कि ये खान जो साहब अभी 14 आपने डोनेशन ऑफर किया है, आपके अंदर ज्यादा खून बचा जी, भी जी। नहीं है वैसे। जी, ठीक है, पर है सुर्ख है अभी तक, वैसे ये मैंने चेक किया था। हाँ नहीं, ये बेहतर है, सही है, बेहतर है, अच्छी बात, माशाल्लाह, सही बात। माशाल्लाह। सफेद नहीं हुआ, ये सही है। माशाल्लाह। जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, कितने अरसे वो रहेंगे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो कहा जाता था कि जी मियाँ साहब की सियासत खत्म हो गई है और मियाँ साहब की अब वापसी मुमकिन नहीं है। एक मौके के ऊपर मियाँ साहब को सजा भी हो गई, फिर वो यहाँ से चले भी गए। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगती है कि ऑल्दो के खान साहब को 2018 में इक्तदार मिल गया, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट खान साहब से खुश नहीं थी। 2019 में ही उनके राब्ते शुरू हो गए थे ऑपोजिशन के साथ, और वो आपके प्रोग्रामों में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में आके अभी जो मौजूदा हुक्मरान है वो खुद इसका बरमला इजहार भी करते रहे। तो इस वक्त वैसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये नहीं है कि हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई इख्तलाफ हो, सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जो बड़ा इसमें इशू है वो है एक सियासी नैरेटिव का। आप देखें ना कि इस वक्त जो जितने भी हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो जाए या मियां नवाज शरीफ साहब की जमात हो जाए, ये एक सियासी बयानियां बनाने में नाकाम रहे। ये वो सियासी कुशन नहीं दे सके जो होते हैं ना कि पॉपुलैरिटी हो, 10% हो, 20% हो, एक सियासी कुशन होता है एक सियासी हुकूमत का। तो हाइब्रिड निजाम में सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि एक साइड की आप सारी चीजें ले लें और जो आपने सियासी साइड प्रोवाइड करनी है वो बिल्कुल मिसिंग हो। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मिलके भी शुक्रिया अतर इलेक्शन काज़मी साहब, शहजाद इकबाल साहब, अलीना शुरगी साहिबा और मुनीब फारूक साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए थे। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।